हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 4 बच्चों जिसका नाम है छापा पढ़ाएंगे, जिसके कवि का नाम है ओम प्रकाश आदित्य। ओम प्रकाश आदित्य का जन्म जो है 1936 ईस्वी गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 2009 ईस्वी में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वांशिक परंपराओं में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के परखी थे। तो बच्चों, ओम प्रकाश आदित्य जी ये जो है हास्य और व्यंग्य के शिखर के रूप में तो माने ही जाते थे। उसके साथ साथ इन्होंने छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम अध्ययन संवेदना के परखी माने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इनकी जो है रुचि जो है छंद शास्त्र और काव्य शास्त्र में भी अच्छी तरह से थी, इनकी पकड़ थी। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। तो जब भी बच्चों कवि सम्मेलन होते थे तो हिंदी कवि सम्मेलनों में ये जो है व्यंग्यात्मक रूप में जो है कविताएं करती थी और प्रमुख कृतियां इनकी इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर काव्य संग्रह है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने हास्य और व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया है कि आम आदमी, एक सामान्य आदमी की आर्थिक स्थिति क्या होती है और उसके साथ साथ छापा मारना, आयकर विभाग के लोग जब छापा मारते हैं किसी के घर तो उनकी स्थिति क्या होती है और कवि द्वारा किया गया छापे का व्यंग वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करते हैं। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हास्य प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों के द्वारा मारे गए छापा का वर्णन इन्होंने किया है। तो बच्चों, पाठ पर चलते हैं। पेज नंबर 65 पे 65 पे देखिए छापा। तो छापा आप जानते हो बच्चों, छापा का मतलब होता है किसी के घर अचानक आयकर विभाग जो है धावा बोलते हैं और ऐसा तब कहते हैं जब आयकर विभाग के लोगों को, इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसी सूचना दी जाती है कि आय से अधिक संपत्ति को अर्जित किया करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसी सूचना मिलने पर ऐसे व्यक्ति के यहाँ आयकर विभाग के लोग छापा मारते हैं और ऐसे ही एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग अचानक कवि के घर भी छापा मारते हैं और क्या घटना घटती है उसको कवि ने कविता के माध्यम से हास्य व्यंग्य के रूप में बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। बच्चों देखिए, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि कहता है कि मेरे घर आयकर विभाग के लोगों ने छापा मारा, छोटा
छापा नहीं था, बहुत बड़ा था। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। सोना का मतलब यहाँ पर गोल्ड से है बच्चों, आभूषण से है। तो आयकर के विभाग के लोग आते हैं और सीधे कवि के घर में घुस जाते हैं और कहते हैं कि सोना कहाँ है, आपके घर में जो गोल्ड है वो कहाँ रखे हो। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। कवि ने उत्तर दिया, सोने का अर्थ जो है कवि जो है निद्रा से लेते हैं, लगाते हुए कहते हैं कि सोना तो मेरी आंखों में है, क्योंकि मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ। वे रोश में आकर के बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है मुद्रा, मुद्राएं, और रोष माने क्रोध। तो आयकर के विभाग के अधिकारी लोग गुस्से में आकर के बोलते हैं कि मुद्रा चाहिए, मुद्रा, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर के कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। सुवर्ण का मतलब सुंदर अक्षर। तो कवि ने स्वर्ण का अर्थ जो है सुवर्ण से लगा करके कहा कि सुवर्ण तो मैंने अपनी कविताओं में बिखेर माने फैला दिया है, उन्हें कैसे दे दूं, उनको मैं आपको नहीं दे सकता। वे झुझला कर बोले तुम समझे नहीं। अधिकारियों ने झुझला कर माने गुस्सा में आकर के, क्रोध में आकर के बोलते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्थ माने धन। अधिकारियों ने कहा कि मुझे अनधिकृत आय से अधिक अर्जित किए हुए जो धन है तुम्हारे पास, अर्थ है, उस अर्थ को चाहिए, वह धन चाहिए। मैं मुस्करा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है। कवि ने अर्थ माने धन और अर्थ माने किसी चीज का शब्दार्थ, अर्थ, मीनिंग। तो कवि ने अर्थ का मतलब यहाँ पर अर्थ को अपने कविताओं के अर्थ से, कविताओं के मीनिंग से लगा करके कहा, मुस्कराते हुए कहा कि वो अर्थ जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तो मेरी नई कविताओं में आपको मिलेगा। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। उन्होंने कहा, कवि ने कहा अगर तुमको मिलता है तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। अधिकारियों ने कड़क कर क्रोध में आकर के कड़ी आवाज में बोला कि चांदी कहाँ है। चांदी का मतलब बच्चों यहाँ पर सिल्वर से है। उसने कहा कि तुम्हारे घर में चांदी किधर है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। कवि ने भड़क कर गुस्से में आकर के बोला कि चांदी आपको चाहिए तो मेरे बालों में आ रही है, क्योंकि मेरे बाल अब चांदी की तरह पक रहे हैं, चांदी की तरह सिल्वर कलर में आ रहे हैं। तो अगर आपको चांदी चाहिए तो मेरे बालों में है। वे उद्भ्रांत होकर के बोले। उद्भ्रांत का मतलब होता है जैसे कि अत्यधिक क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित होकर के अधिकारियों ने बोला यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। नोट का मतलब रुपया, मुद्रा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नोट कहाँ हैं, पैसे कहाँ रखे हो। नोट का मतलब पैसे से है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। कवि ने कहा नोट का मतलब होता है यहाँ पर कि परीक्षा के पहले, या जो नोटबुक में लिखते हैं क्वेश्चन आंसर को, उसको नोट कहते हैं।
तो कवि ने कहा कि जब परीक्षा आएगी उसके 1 महीने पहले मैं नोट तैयार करूंगा। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार, वे गरज कर बोले। अधिकारियों ने गरजते हुए तेज आवाज में बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। उन्होंने कहा कि हमारा मतलब है आपकी मुद्रा। मुद्रा माने धन संपत्ति। आपके पास जो मुद्राएं हैं, धन संपत्ति है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। वे मैं लरज कर बोला। कभी यहाँ पर नम्रता पूर्वक बोला। लज कर माने नम्रता पूर्वक। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुद्रा का अर्थ यहाँ पर कवि ने मुख मुद्रा से है कि अगर आपको मुद्रा चाहिए तो मेरे मुखमंडल पर आपको मिलेगा। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। अधिकारियों ने जब ऐसा सुना तो खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष माने सोने के कमरे में, जहाँ पर कभी सोता था, उस कमरे में वो घुस गए और फटे हुए तकिए की रोई नोचने लगे। कभी के घर में तकिया जो था वो फटा हुआ था, उसके अंदर जो रुई थी वो भी नोच नोच करके लोग चीज निकालने लगे। और उन्होंने टूटी अलमारी को खोला और कभी के घर एक अलमारी थी जो भी टूटी हुई थी, उसको भी खोला। बच्चों की गोलक तक देख डाली। बच्चों की गोलक होती है बच्चों, जिसमें बच्चे थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा करके रखते हैं, उसको भी उन लोगों ने, अधिकारियों ने खोल डाली। पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। लेकिन हर जगह उन अधिकारियों को कुछ ही भी नहीं मिला। हर जगह खाली ही खाली मिला। पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को ढूंढा। कनस्तर माने डिब्बे, टीन के डिब्बे जो होते हैं जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं, उसको कनस्तर बोलते हैं। मटकों को ढूंढा, यहाँ तक कि पानी पीने वाले मटके को भी ढूंढ डाला उन्होंने। सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड माने कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। अरण्य कांड का मतलब होता है अस्त व्यस्त चीजें, इधर उधर बिखरी हुई चीजें। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कभी कहता है कि जब अधिकारियों को मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला तो उनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो मुरझा गया, वो शर्मीला हो गया। अधिकारी लोग अपने ऊपर शर्म करने लगे। और जब ऐसा हुआ तो और उनके बीच 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। कवि कहता है कि उनके हृदय में जो खुशियाँ थी, अब वो खुशियों की जगह करुण रस, करुण का मतलब होता है दया। अब अधिकारियों लोगों को इस कवि के ऊपर दया आ रही है कि उसके घर में कुछ भी नहीं है। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। तब अधिकारियों ने कवि से कहा कि मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मुझे जो सूचना दिया था शायद उसने गलत सूचना दे दी कि आपके घर में बहुत सारे धन हैं, बहुत सारे अनधिकृत धन संपत्ति है। वो सूचना मुझको कोई गलत दे दिया था। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। और अधिकारी लोगों को सफलता नहीं मिली, कहने का मतलब कि कवि के घर में कुछ भी नहीं मिला, तो वो लोग अपने ऊपर पश्चाताप करने लगे। मन ही मन ऐसा पछतावा करने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। वो अधिकारी लोग अपना सिर झुका लिए और वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। तो कभी कहता है जब अधिकारी लोग वापस जाने लगे तो मैंने उनको रोका और रोक करके कहा कि रुकिए, सिर मत धुनिए,
मेरी एक बात सुनिए। कवि ने कहा कि अपना सिर शर्म से मत झुकाइए, अपने को पश्चाताप में मत ढकेलिए। मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। कवि कह रहे हैं कि अगर आप मेरे घर में अत्यधिक धन पाते, आय से अधिक धन पाते, तो उसको आप ले जाते अपने साथ। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? कवि ने कहा, अगर मेरे घर में अधिक धन आपको मिलता तो आप ले जाते, लेकिन जब मेरे घर में अभी बिल्कुल धन आपको नहीं मिला, तो आप मुझे कुछ तो दे के जाइए। तो आप कुछ देकर जाइए। उन्होंने कहा, कवि ने कहा, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर को क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। कवि कह रहा है कि जिनके घरों में सोने चांदी के सोफे, बेड, कहने का मतलब अत्यधिक धन संपत्ति होती है, उसको आप निकलवा ले जाते हैं, ले जाते हैं अपने साथ। उन्हें आपने बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। लेकिन कभी कहता है, बहुत अच्छी बात करते हो, जिसके घर में ऐसी चीज़ें हैं, अनधिकृत धन है, उसको आप अपने साथ निकलवा करके ले जाते हो, बहुत अच्छा करते हो। लेकिन पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कवि कहता है कि जिसके घर में सोने चांदी के पलंग होते हैं, सोफे होते हैं, उसको तो आप निकलवा ले जाते हो अपने साथ, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन कम से कम जिसके घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, कम से कम उसके घर में एक तख्त तो डलवा दीजिए। नहीं सोफ़ा बेड डलवा रहे हो तो कम से कम एक तख्त, लकड़ी का तख्त होता है बच्चों, जो 4 पहिए पाँव होते उसमें, तो बहुत ही सस्ता होता है बेड्स की अपेक्षा। अगर तुलना करें तो कभी कहता है, नहीं बेड उसके घर में डलवाते हो तो कम से कम एक तख्त तो दे के जाओ। तो ये जो है कविता के माध्यम से कवि जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हास्य माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक गरीब की स्थिति होती है, दयनीय स्थिति होती है, जिसके घरों में कम से कम उसके यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी नहीं होती हैं, बैठने की चीज़ें नहीं होती हैं, और किसी किसी के घर में अत्यधिक धन संपत्ति होता है, जिसको कि आयकर विभाग के लोग आते हैं और उठा ले जाते हैं। और जब किसी के घर में आते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं रहती हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती हैं, तो उसको कुछ देते नहीं हैं। तो ये जो विषमताएं हैं समाज में, इस तरह इस कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है और बताने का प्रयास किया है कि समाज में ऐसी विषमताएं हैं जो नहीं होनी चाहिए, और हैं तो उसको किस तरह से हल करना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये पाठ बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है।